नमस्कार। आज का विषय है बर्लिन व्यवस्था। बर्लिन व्यवस्था पूर्वी समस्या से संबंधित है। विद्यार्थियों, आप लोग जानते ही हैं कि पूर्वी समस्या उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित है जो यूरोप में तुर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न हुई थी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही तुर्की साम्राज्य में निर्बलता के लक्षण प्रारंभ हो गए थे और 1815 के बाद से तुर्की साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में यूरोपीय महाशक्तियां तुर्की साम्राज्य के विघटन से लाभ कमाना चाहती थी। रूस तुर्की साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया तुर्की साम्राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे। चूंकि रूस तुर्की साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, तो इस कारण से रूस और तुर्की के बीच में हमेशा एक तनातनी रहती थी और इसी के तहत 1877 में 24 अप्रैल रूस और तुर्की के बीच में एक युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध में तुर्की पराजित होकर अंत में युद्ध विराम की घोषणा कर देता है और रूस और तुर्की के बीच 3 मार्च 1878 सेंट स्टीफेनो संधि होती है और इस संधि के तहत तुर्की सर्बिया, मांटीनीग्रो और रोमानिया, जो कि बाल्कन प्रदेश थे, की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेता है। ये बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ जो जातियां निवास करती थी वो भाषा, रक्त और धर्म में तुर्कों से भिन्न थी और तुर्क इन जातियों का हमेशा शोषण करते रहते थे। जब तुर्की साम्राज्य का विघटन होना शुरू हुआ तो ये बाल्कन प्रदेश इन तुर्की साम्राज्य से अलग होना चाहते थे और इस संधि के तहत तुर्की ने सर्बिया, मांटीनीग्रो और रोमानिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। बल्गेरिया, जो कि बाल्कन प्रदेश ही था, उसको भी स्वायत्त राज्य के रूप में तुर्की ने मान्यता दे दी और साथ ही उसकी सीमाएं डैन्यूब से एजियन सागर तक तथा काले सागर से अल्बानिया तक मान ली गई और इस प्रकार एक वृहत बल्गेरिया का निर्माण हुआ। तुर्की के सुल्तान ने अन्य ईसाई प्रांतों में क्रीट के समान व्यवस्था स्थापित करने का वचन दिया और इस संधि में रूस ने तुर्की से 1 अरब 41 करोड़ रूबल की राशि हर्जाने के रूप में मांगी। चूंकि तुर्की काफी उस समय निर्बल था, तो इस कारण से वो इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकता था, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो इसके बदले रूस को उसने 2 बुर्जा, अर्दहान, कार्स, बाटुम, बायजिद और कुछ अन्य भूभाग दे दिए। इस प्रकार सेंट स्टीफेनो की संधि रूस की महान सफलता थी और इस संधि द्वारा जहां बाल्कन क्षेत्रों में तुर्की साम्राज्य का प्रभाव नाममात्र का रह गया, वहीं रूस का प्रभाव सर्वोपरि हो गया और इस प्रकार रूस ने युद्ध की विजय को कूटनीति द्वारा स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया और क्रीमिया युद्ध, जो कि रूस और तुर्की के बीच हुआ था और इसमें रूस को सफलता का स्वाद चखना पड़ा था और उसके बाद उसने 1856 की जो पेरिस संधि की थी, तो उस समय जो उसका राष्ट्रीय अपमान हुआ था उसको उसने इसमें इस सेंट स्टीफेनो की संधि के माध्यम से धो डाला। लेकिन जैसे ही सेंट स्टीफेनो की संधि की शर्तें यूरोपीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, तो यूरोपीय महाशक्तियां विशेषकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया में खलबली मच गई थी और उनको ये लग रहा था कि इस सेंट स्टीफेनो की संधि के माध्यम से तुर्की साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों पर रूस का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। वो शक्तियां कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ये चाह रहे थे कि रूस सेंट स्टीफेनो की संधि पर पुनर्विचार करे और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें इस
इस संधि पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन रूस इस संधि पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं था और उस पर बहुत अधिक दबाव डाला गया और अंत में रूस सेंट स्टीफेनो की संधि पर पुनर्विचार करने की बात को उसने स्वीकार कर लिया। सेंट स्टीफेनो की संधि पर पुनर्विचार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों का एक सम्मेलन 30 जून 1878 को बर्लिन में आरंभ हुआ। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली, तुर्की, जर्मनी आदि राष्ट्रों ने भाग लिया। बिस्मार्क को इस सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। उसने ईमानदार दलाल के रूप में काम करने का आश्वासन दिया। बल्गेरिया के विभाजन के प्रश्न पर रूस और इंग्लैंड में हालांकि गतिरोध उत्पन्न हो गया था, तो बिस्मार्क ने बड़ी चतुराई के साथ दोनों पक्षों का समाधान कर लिया। सेंट स्टीफेनो की संधि की शर्तों पर विचार करने के बाद जो निर्णय लिए गए उन्हें हम बर्लिन की संधि के नाम से जानते हैं और इसी को बर्लिन व्यवस्था भी कहते हैं। और ये संधि 13 जुलाई 1878 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इस बर्लिन व्यवस्था में पूर्वी समस्या के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं तय की गई। पहला ये था कि इसमें वृहत बल्गेरिया को विभाजित कर दिया गया। पहला भाग बल्गेरिया का राज्य था जिसमें तुर्की की अधीनता के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य माना गया और इसका क्षेत्रफल सेंट स्टीफेनो की संधि द्वारा निर्धारित क्षेत्र का लगभग 1/3 कर दिया गया। वृहत बल्गेरिया के दक्षिणी भाग जिसको पूर्वी रोमेलिया कहा जाता था उसको उससे पृथक करके पुनः तुर्की के अधीन कर दिया गया। बोस्निया एवं हर्जेगोविना पर तुर्की का प्रभुत्व बना रहा, परंतु उनका प्रशासकीय नियंत्रण अनिश्चित काल के लिए ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया। सर्बिया तथा मांटीनेग्रो को पूर्णतः स्वाधीन राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। रोमानिया को भी उसकी भी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बेसर्बिया का प्रदेश उसे रूस को देना पड़ा और बदले में उसे 2 भुजा का क्षेत्र जो कि रूस को सेंट स्टीफेनो की संधि के तहत मिला था रोमानिया को प्राप्त हुआ। अर्दहान बार्टो कार्स पर रूस का अधिकार मान लिया गया, किंतु बायजद उसे तुर्की को वापस देना पड़ा। इंग्लैंड को इस संधि के तहत साइप्रस पर अधिकार करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार दे दिया गया। साइप्रस प्राप्त हो जाने से इंग्लैंड रूस की गतिविधियों पर निगरानी रख सकता था। तुर्की को अल्बानिया तथा मैसिडोनिया के क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गए और कुल मिलाकर उसे 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र तुर्की को वापस मिल गया। लेकिन तुर्की सुल्तान को अपनी ईसाई प्रजा की दशा सुधारने का भी वचन देना पड़ा। बर्लिन सम्मेलन के समक्ष फ्रांस ने ट्यूनिस, इटली ने अल्बानिया एवं ट्रिपोली तथा यूनान ने क्रीट, एपिरस, थेसली एवं मैसिडोनिया पर दावे प्रस्तुत किए थे, किंतु कांग्रेस यानी कि जो बर्लिन सम्मेलन था उन्होंने उसकी मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस बर्लिन सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जर्मनी ने किसी प्रदेश पर दावा नहीं किया था, लेकिन उसको इसके बदले उसे तुर्की की मित्रता का लाभ प्राप्त हुआ। और दूसरी बात इस बर्लिन व्यवस्था की ये रही कि इससे यूरोप में तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व बना रहा। बर्लिन व्यवस्था की समीक्षा हम बर्लिन व्यवस्था भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।